नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। बीजापुर के सिलगेर बेस कैंप को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण 21 दिनों से विरोध कर रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जो आज सिलगेर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। भारी बारिश के बीच 9 सदस्यीय टीम करीब 5 घंटे तक ग्रामीणों के साथ उन्होंने चर्चा की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार की कमेटी के सामने 5 मुद्दे रखे, जिसमें कैंप हटाने, स्कूल खोलने, आंदोलनकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं जैसे मुद्दे शामिल रहे। समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने ग्रामीणों से इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के लिए 1 दिन का वक्त मांगा और सिलगेर से टीम वापस लौट गई। इसके पहले बीजेपी का जांच दल भी सिलगेर जाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने तर्रेम में बीजेपी की टीम को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक दिया था। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जांच कमेटी में बीजेपी विधायकों को भी शामिल किया जाना था, लेकिन ऐसा होना तो दूर, बीजेपी को घटना स्थल तक जाने नहीं दिया गया। बता दें कि बीजापुर सुकमा बॉर्डर के सिलगेर में 12 मई को सीआरपीएफ का बेस कैंप सड़क निर्माण के लिए बनाया गया है। 13 मई से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। 17 मई को आंदोलन उग्र हो गया और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनकी जिले का मामला है और उस जिले को मामले को हमारे माननीय एमएलए से भी चर्चा हुई, जिला प्रशासन भी चर्चा हुई। वो भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार के निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं ना हो, और हमारी सरकार भी चाहती है, तो उनकी मंशा साफ है। तो निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग परीक्षण करेंगे, जिला प्रशासन और उसमें भी चर्चा करेंगे, किसी प्रकार से निर्दोष आदमी को दिक्कत ना हो, कार्रवाई ना हो। छत्तीसगढ़ सरकार राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसके अंदर में वो रखना था। सब मिल के अगर जांच का अगर मामला था तो आपको इसके अंदर में पारदर्शिता लाना चाहिए। तो हर जगह कुल मिला के राजनीति करना, भ्रम फैलाना, ये इनकी आदत में है, व्यवहार के अंदर में आ गया है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सिलगेर कैंप के विरोध में जहां ग्रामीणों का धरना जारी है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सिलगेर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस ओरछा और नारायणपुर ब्लॉक के ग्रामीणों को पकड़कर नक्सली घोषित कर रही है। विधायक चंदन कश्यप ने डीआईजी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस मसले पर उनसे बात कर नक्सलियों की सूची जारी कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें, लेकिन डीआईजी की ओर से इस मसले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक चंदन कश्यप के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में रहकर आरोप लगाते हैं तो कांग्रेसी कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब इस बात की स्वीकारोक्ति होने लगी है। कौशिक ने कहा कि ग्रामीणों को नक्सली बताया जा रहा है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। ओरछा ब्लॉक के या नारायणपुर ब्लॉक के, दोनों ब्लॉक के लोगों को यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। मैं तो डीआईजी से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे। यहाँ तक कहा तो उन्होंने कहा मैं जारी कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। हम प्रतिपक्ष में है, यदि हम आरोप लगाते हैं तो सरकार को लगती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये सरकार जो करा रही है इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा, लेकिन गाँव वाले के साथ में इंसाफ होनी चाहिए, गाँव वाले को न्याय मिलने चाहिए। नक्सलियों के आड़ लेकर ग्रामीणों की हत्या बंद होनी चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की जो राजनीति कर रही है उससे बाज आनी चाहिए। एआईसीसी ने आज कई राज्यों के प्रभारी सचिवों की सूची जारी की, जिसमें ओडिशा के कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी सचिव बनाया गया। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ प्रभारी सचिव के रूप में चंदन यादव कार्यरत हैं। उनके साथ झारखंड के अरुण उरांव को भी प्रभारी सचिव बनाया गया था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के समय उरांव बीजेपी प्रवेश उन्होंने कर लिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिव का ये दूसरा पद रिक्त था।
आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने कोरोना के लिए गठित टास्क फोर्स के कामकाज की समीक्षा की, साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेशों में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने इन कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। प्रियंका गांधी ने कोरोना मुद्दे पर बीजेपी को डटकर जवाब देने के निर्देश भी दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल, इलाज के इंतजाम और वैक्सीनेशन को लेकर किए गए सरकार और कांग्रेस संगठन के कामकाज की भी जानकारी दी। मोहन मरकाम महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने, पत्रकार वार्ता और धरना प्रदर्शन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बात करते हैं एक बड़े खुलासे की। पैसे लेकर मनचाही डिग्री बांटने के एक बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने पैसे लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के विधायक के नाम पर फर्जी डिग्री जारी कर दी। जिसके नाम की डिग्री जारी की गई, उन्होंने वहां एडमिशन ही नहीं लिया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने लाखों रुपए जमा कराए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट मंगाई और बैकडेट पर DCA की डिग्री दे दी। देखिए पूरा खुलासा। ये तस्वीर उस सर्टिफिकेट की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी से पैसे लेकर जारी किया है। ये सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के नाम से जारी है। डॉक्टर साहब MBBS और MS करने के बाद प्रदेश के नामी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री जारी होती है। इस पूरे खेल का खुलासा किया है रायपुर के RTI एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल ने। कैसे आपने शुरुआत की और किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा हो पाया? मुझे मालूम पड़ा कि जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट वाली, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना रही है, डिग्री बांट रही है और लोग उससे नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरी जानकारी में आया था। तो ऐसे ही एक जानकारी मेरे को आई थी कि भोपाल की जो एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी ऐसे काम कर रही है। तो मैंने अपने मित्र डॉक्टर विनय जायसवाल जो विधायक हैं उनसे चर्चा की। 2019 में जुलाई में हमने उनके जो कैंपस में यूनियन बैंक में पैसा जमा कराया। तो फिर 2020 लास्ट तक वो एक डिग्री मेरे को DCA की, डॉक्टर विनय जायसवाल की डिग्री हमारे हाथ में आ गई। सिर्फ हमने 2 कागज़ दिए, फोटो तक नहीं दिया, और सिर्फ उनको पैसा चाहिए और 2 सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। ये लीजिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल की मार्कशीट है। इसी साल मार्च में विधायक विनय जायसवाल ने मध्य प्रदेश के CM को पत्र लिखकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का उल्लेख करते हुए उस पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन करीब 2.5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल मध्य प्रदेश की सरकार पर भी उठ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री अब जांच की बात भी कह रहे हैं। किस विश्वविद्यालय चल रहा है उसकी CBI जांच की मांग की है उन्होंने, चिट्ठी लिखकर। मेरी नॉलेज में तो नहीं आया अभी, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। कई दिनों से ये बातें मेरे संज्ञान में आ रही थी कि न केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी बल्कि ऐसे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें फर्जी मार्कशीट की और फर्जी डिग्री की बातें आ रही थी। तो इसके लिए मैंने बोला कि आप मेरी डिग्री बनवाइए अगर बनता है तो। और मैंने देखा कि वो डिग्री बन के आ गई है। कोई SIT गठन करके जांच हो या फिर कोई बड़ी CBI CID की जांच हो, एक बड़ी जांच होनी चाहिए जिससे इस तरह का जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो तमाम जो फर्जी डिग्री का जो धंधा कर रहे हैं, खोल के यूनिवर्सिटी खोल के जो धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम कसा जा सके। IBC 24 ने विश्वविद्यालय के कुलपति सुग्रीव कुशवाहा से संपर्क कर इस पूरे मसले पर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। सर, आपसे मुलाकात करनी थी। एक्चुअली एक छत्तीसगढ़ के विधायक हैं जायसवाल जी, तो उनकी एक शिकायत, उन्होंने एक शिकायत भेजी है कि आपके विश्वविद्यालय से उनको DCA की फर्जी डिग्री दे दी। उसको भेज दीजिए, वेरीफाई हो जाए। उसको हम मिलते नहीं, किसी वेरीफाई को मिल रहा है आपसे। हाँ, आप जो शिकायत उसको भेज दीजिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा। जी जी जी, तो बस मैं यही चाह रहा था सर, ये कैमरे पे एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाता। नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, चाहे कोई इंटरव्यू हमें नहीं देना। वो सीधे बोल रहे हैं सर, आपके विश्वविद्यालय का नाम लेके बोल रहे हैं। अरे तो वो बोलते हैं, उनका काम है बोलना। सर विधायक हमसे इंटरव्यू लेते, मैंने मना कर दिया है। जी मैं बिल्कुल आप दे रहा कि उन्होंने मना कर दिया है।
एक आम युवा दिन रात पढ़ाई कर डिग्री हासिल करता है, लेकिन पैसों के लालच में अगर ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय डिग्री के सौदागर बन गए तो प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है। इस खुलासे पर जांच और दोषी पर कार्रवाई के साथ ही आगे ऐसा न हो, इसके लिए कोई ठोस योजना बनानी ही होगी। भोपाल से नवीन सिंह के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी तरीके से डिग्री बांटती है, लेकिन ये चूंकि मामला एक विधायक की डिग्री से जुड़ा है, एक विधायक ने जिस तरीके से डिग्री हासिल की और साथ ही वो विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कंप्लेंट भी की थी, ऐसे में अब क्या माना जाए, किस तरीके की कार्रवाई आगे हो सकती है और आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है और आगे क्या कुछ होगा इस पूरे घटनाक्रम पर? जी देखिए राहुल, अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है, और क्योंकि जिस तरह का मामला है वो बिल्कुल भी छोटा मामला नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम गंभीर मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है कि अगर छत्तीसगढ़ के एक MS सर्जन डॉक्टर है विनय जायसवाल और विधायक है, उनके नाम पे अगर DCA की डिग्री जारी हो जाती है, आप सोचिए कि कितना बड़ा गोरख धंधा चलता है। और जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, 6-7 इसके अंदर अलग अलग कॉलेज चलते हैं, चाहे मेडिकल की बात हो, फार्मेसी की बात हो और दूसरे बड़े, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और इस तरह से खुलेआम अगर डिग्री बेचता है, जबकि इतना बड़ा ग्रुप है, पूरे देश में इसके नाम होंगे, और खुलेआम डिग्री बेचता है, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ खेल रहा है, बल्कि पूरे देश के जो मेरिट वाले युवा है उनके भविष्य के साथ भी ये पैसे लेकर के खेल रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इसमें जो विधायक है विनय जायसवाल, उन्होंने मार्च में ही पत्र लिख दिया था मध्य प्रदेश सरकार को कि इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो रवैया था विश्वविद्यालय के VC का, देखा हमने कि हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत किया, उनका पक्ष जानना चाहा, कितना अभिमान में डूबा हुआ उनका विभाग था कि हम आपसे क्यों बात करेंगे, आप लिख दीजिए कि हमने बाइट नहीं दी, आप छाप दीजिए कि हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, और वो आरोप कोई आम आदमी नहीं लगा रहा है, मध्य प्रदेश के सरकार के एक विधायक हैं और वो MS डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इतना बड़ा आदमी अगर आरोप लगा रहा है, वित्त प्रमाण आरोप लगा रहा है, क्या विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस पर जवाब रखता, बताता कि इसमें जांच होती? लेकिन जिस एरोगेंसी के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसको इनकार कर दिया, बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है। एक बार और भी कि इस मामले के खुलासे के बाद इस तरह की यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ना होना, जो आरोपी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया, वो कह रहे हैं कर सकते हैं राजेश की इस खबर को दिखाने के बाद और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, आगे क्या कुछ होता है इस पर यह भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शानदार पहल करते हुए अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम दिया है अंदर से मजबूत। इस पहल के दूसरे दिन उरला स्थित TMT डिवीजन में टीकाकरण किया गया, जिसमें ग्रुप के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीका लेने पहुंचे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंजीयन कराया गया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उनका वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखने की भी व्यवस्था की गई। प्रोटोकॉल के तहत लोगों को पैरासिटामोल की दवाई दी गई। ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने खुद टीका केंद्र पहुंचकर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। टीका लेने वालों ने कंपनी की तरफ की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि केवल वैक्सीन ही इस कोरोना महामारी से बचा सकती है। गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने कहा कि कंपनी की टीम ही उनकी ताकत है, लिहाजा उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 12,000 डोजेस का प्रोक्योरमेंट किया है सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड का। और हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के इसका बेनिफिट लें। और हमारा शुरू से एक फ़िलॉसफी है कंपनी की कि हम अपने आदमियों को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी ताकत है। तो ये भी उसी दिशा में एक हमारा इनिशिएटिव है।
कोविड से बचने के लिए खाली एक वैक्सीनेशन ही वे आउट है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आए, वैक्सीन लगाए और दूसरों को भी इनकरेज करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि हम इंडिया में ये कोविड का थर्ड वेव आने से बचा पाए हम सबको। और सब अंदर से मजबूत बने। शहर के बाहर बाईपास या रिंग रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि शहर के भीतर से ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके और बड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रायपुर शहर में इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहले रिंग रोड बनाया गया, लेकिन तेजी से बढ़ते शहर के साथ रिंग रोड पर भी अब ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए सिलतरा से टाटीबंद चौक तक नया बाईपास रोड बनाया गया, लेकिन बाईपास के मिडवे में एंट्री एग्जिट न होने से इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी हाईवे के निर्माण में उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि उससे लगे गांव और इंडस्ट्रियल एरिया में वाहनों के मूवमेंट में आसानी हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे हाईवे का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। रायपुर में पिछले 5-6 सालों में काफी औद्योगिकरण हुआ है, खासकर सिलतरा, मेटल पार्क या फिर बोरझरा, बेंद्री, उर्ला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है। इस क्षेत्र के प्लांट्स में रोज करीब 10 से 12 हजार मीट्रिक टन कच्चा माल आता है। लगभग 5 से 6 हजार मीट्रिक टन तैयार माल जाता है। लगभग 1800 से 2000 बड़े ट्रक रोज आते जाते हैं। ये सभी वाहन बिलासपुर और दुर्ग की ओर से आते हैं। बिलासपुर की तरफ से आने वाले वाहन बिरगांव, उर्ला होकर आते हैं। दुर्ग, भिलाई से आने वाले वाहन सरोरा, उर्ला होकर आते हैं। उस इलाके में लगभग 5 से 6 बड़े गांव और 10 से 12 स्कूल हैं। कुल करीब 3 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। बड़ी गाड़ियों के आने जाने से इन गांवों में धूल उड़ती रहती है। इससे लाखों लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है। ये यहाँ पे जो गाड़ी चल रहा है उसको आगे से बाईपास रोड बनाए तो उससे निजात मिलेगी हम लोगों को। यहाँ पे सड़क की दुर्घटना इतनी है कि हमारे आसपास के बच्चे खेलते हैं और गाड़ी मोटर चलती है, इतनी समस्या होती है कि हमारा जीना आराम हो गया। हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या होती है आने जाने में, रोड पार करने में। बच्चे लोग को इधर उधर भेज भी नहीं सकते। अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ, इमरजेंसी में जाने के लिए यहाँ पर जब गाड़ियों का जाम लग जाता है घंटों घंटों तक खत्म नहीं होता। हाईवे निर्माण और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर इस नए बाईपास पर एक मिडवे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना दिया जाए तो इन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए कोई बड़ी राशि भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 900 मीटर की एक सर्विस रोड से लाखों लोगों की मुसीबत खत्म हो सकती है। मुश्किल से 900 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का ये सर्विस रोड बनना है, बट इससे फ़ायदा बहुत लोगों को होगा। एक तो ट्रैफिक का दबाव कम पड़ेगा चौक पे जो है, और दूसरा जो रिहायशी एरिया है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ या लोडेड गाड़ियाँ ट्रकें चलती हैं उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। इस नए बाईपास मार्ग में उर्ला बेंद्री मार्ग पर एक मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट बनने से उर्ला बिरगांव और उर्ला सरोरा मार्ग से न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि समय और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी घटेगा। हाईवे के किसी भी प्रोजेक्ट को 4 से 7% ट्रैफिक के दबाव प्रति वर्ष बढ़ोतरी के ध्यान में रखते हुए आने वाले 30 से 40 साल के लिए बनाया जाता है। ऐसे में सिलतरा टाटीबंद के बीच बने इस नए बाईपास पर यदि सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई तो 3-4 सालों में ही यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याओं के साथ ही लोगों की मुसीबतें और बढ़ेंगी। यहाँ कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।